आपको कुंवर नारायण के द्वारा लिखी कविता के बहाने पढ़ाने जा रही हूँ। इस कविता को पढ़ने से पहले इस कविता के मूल विषय को जान लेना आवश्यक है। यह पूरी कविता कुंवर नारायण के कविता संग्रह इन दिनों में संकलित है। प्रायः यह आरोप लगाया जाता है कि कविता पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कवि ने अपनी इस कविता के माध्यम से कविता के प्रति लोगों में जो एक उदासीनता आ गई है, उस उदासीनता को समाप्त करने की कोशिश की है और ये बताना चाहते हैं कि कविता के में भी तरह तरह की संभावनाएं व्याप्त हैं। वस्तुतः मनुष्य यांत्रिकता के दबाव में कविता की ओर से उदासीन होता जा रहा है। इस कविता के माध्यम से कवि ने कविता की अपार संभावनाओं की बात की है। जिस प्रकार चिड़िया के उड़ने के लिए आकाश का व्यापक क्षेत्र है, फूल को अपनी सुगंध बिखेरने के लिए पूरा अंतरिक्ष तक की सीमा है, उसी प्रकार कविता के लिए भी असीम संभावनाएं हैं। कविता के प्रति एक लगाव होना चाहिए। कवि ने इस कविता के माध्यम से एक आशा और उत्साह जगाने की कोशिश की है कि कविता में भी तमाम तरह की संभावनाएं हैं। पहले के कवि क्या होते थे, वो काव्य शास्त्रीय बंधन में बंध करके तरह तरह से रचनाएं लिखते थे, लेकिन अब ऐसी आवश्यकता नहीं है। अब कविता का विषय, उसका क्षेत्र बड़ा ही व्यापक हो गया है और बहुत बड़ा क्षेत्र है कविता का। और किसी भी विषय पर अगर हम रचना करते हैं तो उस रचना के लिए कोई सीमित विषय नहीं रह गया है। आज हम अगर अपनी सोच को बड़ा करते हैं तो कविता का विषय भी अलग अलग हो सकता। अब वो पुरानी चीज़ें नहीं हैं कि हम वीरता का वर्णन करते हुए रचना लिखें या भक्ति भावना से वर्णन करते हुए लिखें रचना, ऐसा नहीं है। कविता का विषय कुछ भी हो सकता है। जैसे विज्ञान में आज तरह तरह के नवीन प्रयोग हो रहे हैं, उसी तरह साहित्य में कविता के क्षेत्र में भी नए नए उपमानों का प्रयोग किया जा रहा है। इस कविता में कुंवर नारायण की नई दृष्टि, नई सोच उभर करके सामने आई है। इस कविता में उन्होंने नवीन उपमानों का प्रयोग किया है। कविता का विषय बहुत व्यापक है। अगर फूल खिल रहा है, हम इस पर कविता लिख सकते हैं, तो पंखे पर, बेड पर, ये चौक पर, इस पेन पर भी कविता लिखी जा सकती है। तो कवि के कर्म तथा कविता में के प्रति आशा और उत्साह को जगाते हुए कवि ने कविता की संभावनाओं की चर्चा की है कि आज हमें कविता से उदासीन नहीं होना है, बल्कि इसके प्रति एक आशा और उत्साह दिखाना है कि हम कविता के क्षेत्र में कुछ नया कर सकते हैं। आइए अब इस कविता की व्याख्या पढ़ते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। अब पहली पंक्ति, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। इस पहली पंक्ति में कवि कहते हैं कि जिस तरह से चिड़िया उड़ती है, उसी तरह से कविता भी उड़ती है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, यानी कविता के उड़ान की जो तुलना है वो चिड़िया के उड़ान से की गई है कि जिस तरह से चिड़िया अपने पंख फैला करके पूरे आकाश में विचरण करती है, उड़ती है, उसी तरह से कविता भी उड़ती है।
कविता के उड़ने का मतलब कि कविता का भी व्यापक फैलाव है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। पहली पंक्ति में उपमा अलंकार है, यानी कविता के उड़ान की तुलना चिड़िया के उड़ान से की गई है। लेकिन वही निचली पंक्ति में कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने प्रश्न अलंकार है। यहाँ पर जिससे तुलना कर रहे हैं उसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कविता की जो उड़ान होती है उस उड़ान को तुच्छ चिड़िया क्या जाने। यानी कवि कह रहे हैं कि चिड़िया से ये आशा की जाती है कि वो भी मनुष्य के जैसे सोच रखे। चिड़िया उस कविता की उड़ान को नहीं समझ सकती, अर्थात चिड़िया के उड़ने की एक सीमा होती है कि चिड़िया आकाश में कुछ दूर तक जा करके फिर वह नीचे धरती पर आ जाती, उससे ज़्यादा वो नहीं उड़ सकती, उसकी एक सीमा है। लेकिन कवि जो भी कविता लिखता है उसका जो फैलाव है, उसकी व्यापकता अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। आज अगर हम किसी कवि की रचना को पढ़ रहे हैं तो आगे आने वाली ना जाने कितनी पीढ़ियां उस कविता को, उस रचना को पढ़ेंगी और उससे आनंदित होंगी। बच्चों, कबीरदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, सूरदास जी ने इतनी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी और आज भी उन रचनाओं की पूरी प्रासंगिकता हमें देखने को मिलती है। आज भी वो रचनाएं उतनी ही लाभकारी, उतनी ही उपयोगी हैं जितना वो न जाने कितने वर्ष पहले रही हैं। तो कविता कभी भी समाप्त नहीं होती, उसका प्रभाव और उसका महत्व कभी भी कम नहीं होता। तो चिड़िया से तुलना कर रहे हैं, लेकिन जिससे तुलना कर रहे हैं उसी को नीचा दिखा रहे हैं। तो ऊपर की पंक्ति में उपमा अलंकार है, लेकिन नीचे की पंक्ति में प्रतीप अलंकार है। जिससे तुलना कर रहे हैं उसी को नीचा दिखा रहे हैं, इसलिए यहाँ प्रतीप अलंकार है। यह उपमा अलंकार का उल्टा होता है। बाहर भीतर इस घर उस घर, यानी कविता की उड़ान क्या होती है? चिड़िया, कविता की उड़ान तो व्यापक है। चिड़िया क्या करती है? कभी घर में जाकर के उड़ती है, कभी छत पे उड़ जाती है, कभी इनके घर बैठती है, कभी उनके घर। लेकिन जो कविता की उड़ान है वो व्यापक है। कोई भी रचना कवि करता है तो वो मेरे घर भी पढ़ी जाती है, आपके घर भी पढ़ी जाती है। घर के अंदर का भी विषय उसकी रचना का हो सकता है और घर के बाहर का भी। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। कविता रूपी पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। यानी कवि यहाँ पर ये कहना चाहता है कि चिड़िया जो है कविता की इस उड़ान को नहीं समझ सकती। इसलिए नहीं समझ सकती क्योंकि कविता की उड़ान की जो सीमा है वो अनंत है। हर काल में कोई न कोई रचनाएं लिखी जाती हैं और वह कालजयी होती हैं और हर काल में उसको पढ़ा जाता है, आनंद लिया जाता है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। तो चिड़िया कविता की इस व्यापकता और विशालता को समझ नहीं सकती, क्योंकि चिड़िया की एक निर्धारित आयु सीमा है, उसकी उड़ने की एक सीमा है, उससे ज़्यादा वह उड़ नहीं सकती। लेकिन कोई भी रचनाकार कवि अगर रचना करता है तो उसकी रचना अनंत काल तक होती है, लोग उसको पढ़ते हैं और आनंदित होते हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। अब उसी भाव की अभिव्यक्ति फूल से लेकर के किया गया है कि जैसे फूल खिलता है वैसे ही कविता भी खिलती है। लेकिन अंतर क्या है कि कविता जो है वह खिलती है तो कभी भी मुरझाती नहीं है। फूल क्या है, उसकी एक सीमा है कि वो आज सुबह खिला तो शाम तक आते आते वो मुरझा जाता है।
लेकिन कोई भी कवि अगर कविता करता है, रचना करता है, तो वो उसका प्रभाव, उसका महत्व कभी भी समाप्त नहीं होता। जिस तरह से फूल खिलता है, फूल के अंदर से परागकण, उसकी सुगंध जो है चारों तरफ फैल जाती है और चारों तरफ फैल करके अपनी खुशबू बिखेरती रहती है। उसी तरह कविता भी खिलती है, जो भी पाठक उसको पढ़ता है वह आनंदित होता है। तो ये तो एक बहाना है। कवि क्या करता है, किसी खिले हुए फूल को देखता है और उस पर कविता लिख देता है। लेकिन जो कवि रचना करता है, उसका खिलना, उसका उड़ना, उसका महत्व अनंत होता है, असीम होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। लेकिन फूल एक निश्चित समय तक खिल करके पुनः मुरझा जाता है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। ऊपर की पंक्ति में उपमा अलंकार है, फिर नीचे जिससे तुलना की जाती। उपमा अलंकार की ये परिभाषा होती है कि जिससे तुलना करते हैं वो श्रेष्ठ कोई चीज होती है। तो फूल से यहाँ कविता के खिलने की तुलना किससे की गई है, फूल से की गई है। लेकिन उसी फूल को तुच्छ बता दिया गया है कि कविता के खिलने को फूल क्या जाने। यानी आशा ये हो रही है कि ये भी मनुष्य की तरह सोचे समझे, लेकिन फूल बहुत ही तुच्छ चीज है। फूल इस कविता के प्रभाव, उसके खिलने, उसके महत्व को नहीं समझ सकता। तो यहाँ पुनः प्रतीप अलंकार। प्रतीप उपमा अलंकार का उल्टा अलंकार होता है प्रतीप अलंकार। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। अब फूल क्या है, हमारे घर के अंदर भी खिलता है, घर के बाहर भी खिलता है, उनके घर भी फूल खिलता है, मेरे घर भी खिलता है। यानी कविता का विषय क्या है, हमारे घर के अंदर का भी हो सकता है, घर के बाहर का भी हो सकता है। इस घर उस घर, उनके घर की भी कहानी कविता में हो सकती है, मेरे घर की भी कहानी हो सकती है। तो बिना मुरझाए महकने के माने, यानी कवि जो कविता रचना लिखता है, वो उसकी जो सुगंध है वो अनंत काल तक बनी रहती है। उसको पढ़ने से उसका प्रभाव और महत्व कम नहीं होता। तो ये तुच्छ फूल बिना मुरझाए हुए जो कविता महकती रहती है, लोगों को आनंदित करती रहती है, उस महक को, उस आनंद को ये फूल नहीं जान सकता। प्रश्न अलंकार है इसलिए क्योंकि फूल एक निश्चित समय के लिए ही खिलता और उसके बाद मुरझा जाता है। लेकिन कवि कोई भी रचना करता है तो उसकी रचनाएं कालजयी होती हैं, अनंत काल तक उसका प्रभाव और महत्व बना रहता है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। अब यहाँ पर कवि कविता के खेल, कविता और बच्चों के खेल में समानता बता रहा है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। जिस तरह से बच्चे छोटे तरह तरह की वस्तुओं से खेलते हैं, उनके खेलने की सामग्री सीमित नहीं होती है। छोटे बच्चे क्या है, मन करता तो बर्तन से खेल लेते हैं, चप्पल से खेल लेंगे, किताब से खेल लेंगे, कॉपी से खेल लेंगे, कुर्सी से खेल, जो भी उनके हाथ लगता है उसी से वह खेलने लगते हैं। उसी तरह से कवि जो है वो शब्दों से खेलता है। कवि अगर किसी चीज की रचना करता है तो वो शब्दों से खेलता है, तरह तरह के शब्दों, अलंकारों, इन सब से खेलता है और तब जाकर के वो अपनी रचना करता है। तो कविता क्या है, कविता की समानता बच्चों से की गई है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बच्चे क्या करते हैं, तरह तरह की वस्तुओं से खेलते हैं, उसी तरह से कवि भी तरह तरह के शब्दों से खेलता है। बाहर भीतर यह घर वह घर, जिस तरह से बच्चों के खेलने की सामग्री बाहर की वस्तु हो सकती है, घर के भीतर की वस्तु हो सकती है, यह घर वह घर, उनके घर जाकर के बच्चे कभी खेलने लगते हैं, कभी अपने घर में बैठ के खेलने लगते हैं, खेलते खेलते कहीं और पहुंच जाते हैं। तो बच्चों के खेलने की सामग्री बाहर की, भीतर की, इनके घर उनके घर की हो सकती है। उसी तरह से किसी भी कवि की रचना का जो विषय होता है
वह घर के अंदर की भी किसी चीज को वो कविता का विषय बना सकता है, घर के बाहर की किसी वस्तु को लेकर के कविता का विषय बना सकता है, आपके घर की भी कहानी को वो कविता में लिख सकता है और मेरे घर की भी कहानी को कविता में लिख सकता है। यानी कवि की रचना का विषय कभी भी सीमित नहीं होता। अर्थात कवि यहाँ कहना चाहता है कि कविता का विषय क्या है, असीम होता है। कविता में बहुत सारी संभावनाएं हैं। आज कविता किसी भी विषय पर लिखी जा सकती है। उसकी जो क्षेत्र होता है विषय का, वह बहुत ही असीमित होता है, उसका सीमित दायरा नहीं होता। ये प्रयोगवादी कवि की एक नई सोच उभर करके सामने आई है कि अब कविता में भी तरह तरह की संभावनाएं उपस्थित हो रही हैं। कभी कविता का विषय केवल भक्ति हुआ करता था, श्रृंगार हुआ करता था, कभी वीरता ही कविता का विषय हुआ करती थी, लेकिन आज कविता का विषय कुछ भी हो सकता है। इस पेन पर भी एक कविता लिखी जा सकती है, इस व्हाइट बोर्ड पर भी एक कविता लिखी जा सकती है। कविता में भी तरह तरह की संभावनाएं है। जैसे विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक नए नए प्रयोग कर रहे हैं, नई नई संभावनाएं हमारे सामने उपस्थित कर रहे हैं, उसी तरह से कविता में भी नए उपमान, नए अलंकार, नए छंद, नई सोच, नया विषय ला करके कविता को एक नवीन रूप दिया जा सकता है। आज कविता को लेकर के हमें दुखी नहीं होने की जरूरत है। आज इस कविता के विषय को बड़ा करने की जरूरत है। तो कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर। जिस तरह से बच्चे तरह तरह की वस्तुओं से खेलते हैं, खेलने की सामग्री उनके घर के अंदर की हो सकती है, घर के बाहर की हो सकती है, आपके घर की भी कहानी हो सकती है, हमारे घर की। उसी तरह से कवि भी तरह तरह के शब्दों से खेलता है। वो कल्पना करता है, कल्पना कर करके तरह तरह से शब्दों का समायोजन करके और वो शब्दों को कागज पर उकेरता है। सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। जिस तरह से हम लोग आपस में अगल बगल रहते हैं, कभी किसी के घर से कोई अनबन हो जाता है, आदमी उनके घर नहीं जाता है, बातचीत नहीं होती है, लेकिन बच्चे नासमझ होते हैं, वो खेलते खेलते उनके घर भी चले जाते हैं। तो खेल खेल में ऐसे घर चले जाते हैं जहाँ बड़े लोगों का आना जाना नहीं होता है, बातचीत नहीं होती है, तो बच्चे उस दरार को, मन मुटाव को भी खेल के माध्यम से समाप्त कर देते हैं। सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। एक छोटा बच्चा जो बड़ा ही मासूम होता है, उसका मन मस्तिष्क बड़ा ही कोमल होता है और वो सारे भेदभाव, ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़ों को अपने खेल के माध्यम से समाप्त कर देता है। उसी तरह से कवि अपनी रचना के माध्यम से सारे सब घर एक कर देने के माने सबको एकता के सूत्र में पिरोता है। यानी कवि जब भी कोई रचना लिखता है, कविता लिखता है, तो ये सोच के नहीं लिखता है कि इसको हिंदू पढ़ेंगे, ये मुसलमान पढ़ेंगे, ये सिख पढ़ेंगे, ये ईसाई पढ़ेंगे। कोई भी रचना लिखी जाती है तो सभी के लिए होती है। सारी जाति धर्म के लोग, स्कूल में जो सारे बच्चे एक साथ बैठ करके पढ़ते हैं, तो कवि ये सोच के नहीं लिखता है कि इसको हिंदू ही पढ़ेंगे, इसको मुसलमान पढ़ेंगे, इसको सिख पढ़ेंगे, इसको ईसाई पढ़ेंगे। सभी जाति और धर्म के जो बंधन उनको तोड़ देता है, सभी के लिए वो रचनाएं लिखता है। सभी कवि की जो रचनाएं होती हैं वो सारी जाति धर्म भेदभाव को मिटाकर सब में एकता का संचार करती हैं। तो कवि इस कविता के माध्यम से ये कहना चाहता है कि जिस तरह से बच्चे खेल खेल में सारे ईर्ष्या, द्वेष, भेदभाव को मिटा देते हैं, उसी तरह से कोई भी कवि जब रचना करता है तो वो कालजयी हो जाती है, सबके लिए होती है। सभी जाति धर्म के लोग उसको पढ़ते हैं और उससे आनंदित होते हैं। सारे ईर्ष्या, द्वेष, भेदभाव को वो मिटा देता है। तो इस प्रकार इस पूरी कविता की व्याख्या आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दी। अब आइए इसके कला पक्ष पर चर्चा करते हैं। कविता का अस्तित्व समाप्त हो रहा है, इस तरह की आशंकाओं को निराधार सिद्ध किया गया है। यानी इस पूरी कविता में ये बताया गया है कि जो कविता का अस्तित्व समाप्त हो रहा है, उस
कविता के अस्तित्व को हम फिर से ला सकते हैं। लोगों में एक आशा और उत्साह जगाने की कोशिश की गई है कि कविता में भी अभी भी बहुत सारी संभावनाएं बची हैं। ऊर्जावान कवि की कविता शाश्वत और कालजयी होती है। अर्थात कोई भी कवि जब रचना करता है तो उसकी रचनाएं केवल एक दिन के लिए नहीं लिखी जाती हैं कि आज लिखा, उसको पढ़ा गया और उसका प्रभाव और महत्व वहीं खत्म हो गया। किसी भी कवि की रचना, उसकी कविताएं कालजयी होती हैं, अनंत काल तक उसका प्रभाव और महत्व रहता है। जैसे हमारे कबीरदास हैं, सूरदास, कालिदास, गोस्वामी तुलसीदास, इन्होंने रामचरितमानस की रचना की, आज भी वो पूरी तरह से प्रासंगिक है, उसका प्रभाव है, उसका महत्व है। कथन की शैली में मौलिकता है। बिल्कुल मौलिक चिंतन यहाँ पर कवि ने अपना प्रस्तुत किया है। काव्य शास्त्रीय आचार्यों के बंधनों को नकारा गया है कि जो काव्य शास्त्रीय आचार्य हैं वो केवल काव्य के शास्त्रीय नियमों पर ध्यान देते हैं। उनका मानना है कि हमें कोई भी रचना करनी है तो नियमों में बद्ध करके करना होगा। ये पूरी कविता काव्य शास्त्रीय बंधनों को तोड़ती है। भाषा सरल, सुबोध और व्यवहारिक है। कवि कर्म पर चर्चा की गई है कि कवि जो तरह तरह से रचनाएं लिखता है, उसकी रचनाएं अनंत काल के लिए होती हैं, असीमित होती हैं, कालजयी होती हैं और हर समय उसका महत्व बना रहता है। कविता की उड़ान की तुलना चिड़िया की उड़ान से की गई है। कविता के खिलने की तुलना फूलों के खिलने से की गई है, तो उपमा अलंकार है। लेकिन वहीं पर कविता की उड़ान भरा चिड़िया क्या जाने तथा कविता का खिलना फूल क्या जाने, इन दोनों पंक्तियों में प्रश्न अलंकार है तथा चिड़िया व फूल क्या जाने में मानवीकरण है। इस पंक्ति में प्रतीप अलंकार है। प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार का ठीक उल्टा होता है। यहाँ पर चिड़िया और फूल से तुलना की जा रही है और नीचे की पंक्ति में उसी को तुच्छ बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रतीप अलंकार। प्रतीप शब्द का अर्थ होता है उल्टा। यहाँ कविता की उड़ान तथा खिलने की तुलना चिड़िया तथा फूल के से करने, फिर उसी को नीचा दिखाया गया। चिड़िया व फूल को मनुष्य की तरह सोचने व समझने की बात कही गई। महकने के माने, बच्चों के बहाने, बाहर भीतर, इस सब में क्या है? अनुप्रास अलंकार है। कविता में चिंतन का स्वर है। छंद विहीन कविता में भी लय है। कविता को नई कविता वर्ग में रखा जा सकता है। नवीन उपमानों का प्रयोग है। इस प्रकार मैंने आपको संपूर्ण कविता के भाव पक्ष और कला पक्ष को समझा दिया। एक बार मैं पुनः कहना चाहूंगी कि इस कविता के माध्यम से कवि ने अपनी एक नई सोच, नई दृष्टि सामने रखी है कि कविता में जो हम सोच रहे हैं कि अब कोई संभावनाएं बची नहीं है, कुछ नया नहीं हो सकता है, इस कविता के माध्यम से कवि ने सबके हृदय में एक आशा और विश्वास जगाने की कोशिश की है कि अभी भी कविता में पर्याप्त संभावनाएं बची हुई हैं। जिस तरह से चिड़िया आकाश में उड़ने की एक सीमा है कि नहीं, उसका क्षेत्र है कि वो विशाल आकाश में उड़ सकती है। फूल अपनी सुगंध को अंतरिक्ष तक फैला सकता है, उसी तरह से कवि रचना करके, कविता लिख करके उस कविता के प्रभाव को संपूर्ण जगत विश्व में फैला सकता है। धन्यवाद।